साथियों नमस्कार। आज हम लोअर पीसीएस में एक सब्जेक्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। आयोग ने डिसाइड कर दिया है 10 क्वेश्चन आने हैं इससे और 10 नंबर के होने वाले हैं। तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, एक रिवीजन की तरह समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। 10 अंक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो लगातार हम कक्षाएं देखेंगे इसकी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज हम बिना देर किए हुए, क्योंकि समय कम है और रिवीजन ज़्यादा करना है। आप इन कक्षाओं को बार बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बार बार देखने से चीज़ें याद जल्दी होती हैं। ठीक, तो अर्थव्यवस्था से शुरुआत करेंगे। अर्थव्यवस्था प्रकार, मूल अवधारणाएं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? जैसे अर्थव्यवस्था में उत्पादक साधनों, ये साधनों लिखा है, ठीक है, अगर कहीं मिसप्रिंट हो जाए तो मैं बता दूंगा। उत्पादक साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं। संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं, जिसमें आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ये यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दे दिया है और 4 ऑप्शन दे दिए हुए हैं। तो उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। मार्क्स और एंजल्स ने पूंजीवादी समाज में वर्ग विरोध तथा शोषण विरोध को निजी संपत्ति से जोड़ा। किसने? मार्क्स और एंजल्स ने। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हम उन प्रश्नों को भी देखते जाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं लगातार। ठीक है, द कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस, ये कई बार सवाल आया है आपके सारे पीसीएस में भी पूछा जाता है, यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे एग्जाम में तो आता ही है। द कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक है कॉलिन क्लार्क। कौन है? कॉलिन क्लार्क। इन चीज़ों को जरूर याद करना है, नोट्स बना लेना है और लगातार लिखते जाना है। 60 पॉइंट बना लीजिएगा, जरूर याद करते जाइएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में कृषि की प्रधानता। किसकी? कृषि की। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय और वृहद बेरोजगारी शामिल होती है। जब सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो इन पॉइंट्स को जरूर याद करके जाना है। कृषि की प्रधानता होती है, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय होती है और वृहद बेरोजगारी देखने को मिलती है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। ठीक है, अविकसित अर्थव्यवस्था की प्रमुख पहचान कौन कौन सी होती है? यानी जिसका विकास ना हुआ हो, तो उसकी पहचान कम प्रति व्यक्ति और वास्तविक आय मानी जाती है। यूपी ट्रिपल एससी में यह सवाल हमारा पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है और उसके आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो एडम स्मिथ की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये पुस्तक का नाम है। किसकी है? एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ की पुस्तक है इन एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसका प्रकाशन वर्ष कभी कभी पूछा गया है एग्जाम में, 1776। ये जरूर याद रखिएगा। एडम स्मिथ की पुस्तक है, कभी कभी दे देगा कि ये पुस्तक का नाम है, ये एडम स्मिथ की है, लेकिन इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो हमको वर्ष याद रखना है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को किसने समर्थित किया? तो समर्थित किया जॉन मेनार्ड कीन्स। कई बार सवाल ये पूछा गया है जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में। जॉन मेनार्ड कीन्स किस अर्थव्यवस्था से संबंधित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र के तहत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जब 4 ऑप्शन देता है तो उसमें सही मिलान को दे देता है कि ये अर्थव्यवस्था है और ये क्षेत्र हैं, इसमें कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से शामिल होते हैं। ठीक, तो अगर यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो इन सब चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन कभी कभी दिमाग में नहीं आती हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र होते हैं, खनन एवं उत्खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से शामिल होते हैं? विनिर्माण होता है। निर्माण गतिविधियां जितनी भी होती हैं, निर्माण से संबंधित गतिविधियां, वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन। ठीक है, इन सेवाओं को टर्सरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अगर कोई पूछे तृतीय क्षेत्र में, तो सेवाओं से संबंधित
बैंकिंग है, बीमा है, शिक्षा है, चिकित्सा है, पर्यटन है, इनको तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र पूछ लेता है एग्जाम में। ऐसी अर्थव्यवस्था जिससे निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं। कौन कौन से? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी निजी भी हो और सार्वजनिक हो तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। अब एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आपको लगा देना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है? अवधारणा और उसकी अवधारणाओं को समझते हैं। राष्ट्रीय आय होती क्या है? राष्ट्रीय आय होती है प्रति व्यक्ति आय, यानी पूरे देश भर की आय को अगर मिला दिया जाए तो वो प्रति व्यक्ति आय होता है। अब उदाहरण कैसे? उदाहरण के रूप में समझिए कि प्रति व्यक्ति आय व्यक्ति लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं अगर मिसप्रिंट देखे तो व्यक्ति लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय होती क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय को कुछ ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके घर की आय कैसे डिसाइड होती है? आपके मम्मी पापा या कोई भी, या आप कमाने वाले हैं तो आपकी खुद की आय है, लेकिन अगर इन्हीं सब आय को पूरे देश की आय से मिला दिया जाए तो उसमें वो राष्ट्रीय आय हमारी हो जाती है, ठीक। अब इसमें राष्ट्रीय आय में सकल घरेलू उत्पाद क्या है समझते हैं। किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, ये सवाल कई बार आया है कि भौगोलिक सीमा, ऑप्शन में भौगोलिक सीमा नहीं लिखा रहेगा, लेकिन आपको समझना है कि ऑप्शन सही है कि गलत। किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष याद रखना है, एक वित्तीय वर्ष में समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये हमारा जीडीपी के बारे में कई बार सवाल पूछा गया है। किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जो होता है वो सकल घरेलू मौद्रिक जो मूल्य होता है वो सकल घरेलू उत्पाद यानी हमारा जीडीपी कहलाता है। राष्ट्रीय आय को प्रायः साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपीएफसी कहा जाता है। ये सवाल यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? एनएनपीएमपी इक्वल टू जीएनपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन तथा एनएनपीएफसी इक्वल टू एनएनपीएमपी माइनस नेट डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। ये फार्मूला एग्जाम में पूछा गया है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और एग्जाम में जब आए तो इसको आप सही करके आइएगा। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि सकल राष्ट्रीय आय निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, ऐसे ऑप्शन करके पूछ लेगा। तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? पूंजी खपत भत्ता या ह्रास शामिल होता है, यानी एनएनआई इक्वल टू जीएनआई माइनस सीएफसी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय आय के आकलन है तो वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाता है, ठीक है। ये अब राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है उसका आकलन जो किया जाता है वो वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक माना जाता है, ठीक है, किसी भी वित्तीय वर्ष में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि से की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय क्या है? संस्थाएं और उसका अनुमान, कौन कौन सी संस्थाएं हैं वो देखेंगे और उसका अनुमान कैसे किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान 2025-26 के अनुसार, याद रखिएगा नए आंकड़े हैं, 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में स्थिर पीई है, अच्छा याद रखिएगा, स्थिर मूल्यों पे 2011-12 एवं चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय क्रमशः 1,19,502 रुपए तथा 2,22,431 रुपए, यानी जो है 2025-26 के अनुसार है प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय कितनी है? 1,19,502 रुपए तथा 2,22,431 रुपए। हालांकि इस तरह के सवाल बहुत कम ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर भी अगर पूछ लेता है तो आप इसको जरूर ध्यान करके जाइएगा, ठीक है।
सर्वप्रथम किसने राष्ट्रीय आय? तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया था? 1867 से 68 ईस्वी में। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी। ठीक है। अगला है, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा की जाती है। एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, इसके द्वारा किसकी गणना की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी एमओएसपीआई के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? तो अगर पूछे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय किसके अधीन कार्य करता है, तो यह बात याद रखना है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। ठीक है। वर्ष 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के विलय से एनएसओ बना। कब? जो है 2019 में। यह सवाल कई बार पूछा गया है, इस बात को आपको याद रखना है कि जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है सीएसओ और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय है, इनको दोनों को मर्ज करके एनएसओ बनाया गया। कब? 2019 में। यह सवाल पूछा गया है। ठीक है। अगला है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ का गठन कब हुआ? तो मई 1951 में इसका गठन किया गया। यह सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको एक बार जरूर आप सॉल्व करके जाइएगा एग्जाम में, आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तो भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक समीक्षा 2025-26 को देख लेते हैं, जिसमें बचत है, जीवीए है और इसकी वृद्धि कितनी हुई। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023-24 में फर्स्ट जो हमारा आरई आया है उसमें सकल घरेलू बचत यानी जीडीपी का 30.7% रही है। ये हमारा आंकड़ा है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार। ठीक है। इसमें घरेलू क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? घरेलू क्षेत्र का योगदान 18.1% रहा है। कभी कभी ये सवाल ऐसे पूछ लेता है निजी क्षेत्र का योगदान कितना रहा है, तो निजी क्षेत्र का योगदान 11.8% रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान पूछ ले तो 0.8%। जब मिलान के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं या जो है स्टेटमेंट के रूप में दे दिया, आपको उस स्टेटमेंट को पढ़ना है और समझना है कि क्या वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं। जब आप इस तरह के आंकड़े याद कर लेते हैं बार बार रिवाइज करके, तो आपके सवाल गलत नहीं होते हैं। 5 जून 2026 को जारी की गई राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान 2024-25 के अनुसार चालू कीमतों पर वर्ष 2025-26 में पीई यानी पीई देख लीजिएगा, कुल जीवीए कितना रहा है प्राथमिक क्षेत्र का? तो जीवीए का योगदान लगभग जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? 19.7% इसका योगदान रहा है। इसी में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? 17.8%। और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का योगदान रहा है 1.9%। ये आपको याद कर लेने हैं सारी चीजों को। एक टेबल बना लीजिए और लिख लीजिए कि उसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, खनन का कितना रहा है। इन सारे आंकड़ों को जब आप लिख लेंगे तो आपको एग्जाम में ये प्रश्न जब भी आएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। इसी अवधि के दौरान द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान रहा है 25.8% और तृतीय क्षेत्र का योगदान रहा है 54.5%। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 25.8% अथवा 54.5%। अगला है जनसांख्यिकी मूल अवधारणाएं। जनसांख्यिकी की मूल अवधारणाएं क्या है उसको समझ लेते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और उसके भूमि क्षेत्रफल के बीच का अनुपात है, जिसे सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, क्या है? जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और उसके भूमि के बीच का अनुपात है, जिसे सामान्यतः प्रति वर्ग
किलोमीटर भूमि क्षेत्र के व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। जनसंख्या पिरामिड का व्यापक आधार सामान्यतः उच्च जन्म दर और उच्च प्रजननता का संकेत देता है। ये यूपीट्रिपलएससी में पूछा गया है कि जनसंख्या पिरामिड होती क्या है। तो जनसंख्या पिरामिड का व्यापक आधार सामान्यतः उच्च जन्म दर और उच्च प्रजननता का संकेत देता है। ठीक है, जो जनसंख्या पिरामिड हमारा बनता है, ठीक है, ये पिरामिड है जनसंख्या का, ये उच्च प्रजननता और, ठीक है, उच्च प्रजननता और उच्च जन्म दर का संकेत देता है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम कब आया? 1969। देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण को अनिवार्य एवं एकीकृत करता है। ठीक, क्या करता है? जो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम है वो देश में मृत्यु पंजीकरण को अनिवार्य एवं एकीकृत, जन्म और मृत्यु पंजीकरण को अनिवार्य एवं एकीकृत करता है। ये 4 ऑप्शन के रूप में पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो उसी में से ये सही है। ठीक है, अगला है प्रति 1000 लोगों में, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों का वार्षिक संख्या को क्रूड या अशोधित जन्म दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रति 1000 लोगों के जीवित जन्मों को वार्षिक संख्या को क्रूड या अशोधित जन्म दर कहा जाता है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2019 से 2023 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 70.3 वर्ष जो है जीवन प्रत्याशा रही है पुरुषों के लिए, जिसमें 68.5 और महिलाओं के लिए 72.5 वर्ष। ठीक है, अब सवाल आपसे पूछेगा कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वर्ष 2019 से 23 के बीच में जीवन प्रत्याशा में पुरुषों की जो जीवन प्रत्याशा रही है वो कितनी रही है? तो आप तीनों ऑप्शन दे देगा यहाँ का, महिला वाला भी, टोटल वाला भी और पुरुष वाला भी, एक और ऑप्शन दे देगा। तो पुरुष वाला कितना रहा है? 68.5% और महिलाओं का 72.5%। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। जब इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको कैसे टैकल करना है याद रखना है। ठीक है, अगला है लुप्त होती महिलाएं यानी मिसिंग वुमेन का विचार अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा 1990 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1990 में। लुप्त होती महिलाएं यानी मिसिंग वुमेन का कॉन्सेप्ट जो है वो अमर्त्य सेन द्वारा 1990 में दिया गया था। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में एक फैक्ट के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनांकीय संक्रमण एवं जनगणना की शुरुआत। ठीक है, जनांकीय संक्रमण होता क्या है और जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो जनांकीय संक्रमण के प्रथम चरण में, कब? प्रथम चरण में जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर भी उच्च बनी रही। ठीक है, यानी जब जनांकीय संक्रमण का प्रथम चरण था तो जन्म दर जो थी वो सबसे ज्यादा थी, मतलब उच्च थी, और उसी के साथ मृत्यु दर भी उच्च बनी रहती है जब जनांकीय संक्रमण होता है। ठीक है, द्वितीय चरण में क्या हुआ? जन्म दर उच्च रही, उसके साथ मृत्यु दर में कमी देखने को मिली। ठीक है, इस तरह कभी कभी चरण के रूप में वो पूछ लेगा, मिलान के रूप में पूछ लेगा, या जो है द्वितीय चरण के बारे में ही पूछ लिया और ऐसे ऑप्शन दे दिया, प्रथम चरण वाला, द्वितीय वाला, तृतीय वाला या चौथे वाला। ठीक है, पूछ लिया कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक, तो कैसे आप सही करेंगे? तो ध्यान से समझिए कि प्रथम में क्या हुआ? प्रथम में जन्म दर भी उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च थी। द्वितीय में जन्म दर तो उच्च रही लेकिन मृत्यु दर में कमी देखने को मिली। तृतीय चरण में क्या हुआ कि जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों में कमी आती है। ठीक है, तृतीय में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी देखने को मिली। चौथे चरण में क्या हुआ कि जन्म दर कम हो गई और मृत्यु दर की जो अवस्था रही वो भी निम्न रही। ठीक, इस तरह आपको याद रखने हैं चारों चरण, लिख लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, और जब भी एग्जाम में ऐसे सवाल आए, कोई भी एग्जाम आप कंपटीशन दे रहे हैं, ऐसे सवाल आए तो उनको जरूर सही से सॉल्व करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनगणना की शुरुआत। जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में। उस समय कौन था वायसराय? तो लॉर्ड मेयो था। कौन था? लॉर्ड मेयो था।
ठीक है, उसके कार्यकाल में ये जनगणना की शुरुआत हुई। कभी कभी सन पूछ लेता है और कभी कभी वायसराय के बारे में पूछ लेता है कि कौन था जो है जिसके समय में जनगणना की शुरुआत हुई। तो लॉर्ड मेयो का शासन चल रहा था उस समय। नियमित दशकीय जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन के समय में कभी कभी पूछ लेता है कि नियमित दशकीय जनगणना किसके समय शुरू हुई या जनगणना की शुरुआत किसके समय हुई। तो जब ऐसे सवाल आते हैं तो आप इनको जो है डायरी में लिखे रहिए, बस पॉइंट में। नियमित जनगणना कब से शुरू हुई, जनगणना की शुरुआत कब से शुरू हुई, दशकीय जनगणना कब से शुरू हुई। तो जब आप ऐसे लिख लेते हैं तो याद रहता है। ठीक है, तो 1881 में, कभी कभी सन पूछ लेता है। 1872 में हुई लॉर्ड मेयो के समय जनगणना की शुरुआत। फिर 1881 आता है, उस समय लॉर्ड रिपन के समय दशकीय जनगणना की शुरुआत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011, भारत और उत्तर प्रदेश। अब भारत की जनगणना और उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो कितना रहा है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। कभी कभी ये एग्जाम में फैक्ट के रूप में पूछता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग, मतलब 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब जनगणना 2011 के अनुसार क्या होता है, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपने फैक्ट याद भी कर लिया होगा कि बिहार है। ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आपको चीज़ें याद होंगी तो आप तुरंत मन में आता होगा कि हाँ ये चीज़ें ये होती हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है, जिसकी प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितनी है, 1106। ठीक है, नंबर्स याद रखने हैं, कितने नंबर्स हैं, मतलब 1106 हैं प्रति व्यक्ति वर्ग, यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार की जनघनत्व, जो जनसंख्या का घनत्व है। ठीक है, अब सबसे कम किसका है, अगर पूछ ले सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिसमें सिर्फ 17 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। सबसे कम आपको देखने को मिलेगी 17 व्यक्ति ही जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे जनघनत्व के हिसाब से। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, यह एग्जाम में आपके पूछा गया है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति का 16.6% है। ठीक है, कुल जनसंख्या में अनुपात। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितनी है, ये तो हो गई हमारी भारत का जनसंख्या घनत्व। अब उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तथा देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितना है, अगर ये पूछ ले तो 16.49% इसका हिस्सा है। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं। जब आगे जनगणना हमारी जब हो रही है तो जब इसके आंकड़े आएंगे तो आंकड़े बदल जाएंगे, फिर एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा नई वाली जनगणना के आंकड़े। हो सकता है आपको पुराने और नए जनगणना के हिसाब से दोनों मिक्स करके सवाल पूछे, तो दोनों आपको याद रखने हैं, जिससे भविष्य में जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं या देंगे तो उसके लिए ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात कितना है, तो बाल लिंगानुपात कितना था, 902 था, जबकि 2001 में यही 916 था। अब 2011 और 2001 के बारे में देखिए, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि हो सकता है जब भी अगली जो हमारी जनगणना हो रही है उसमें 2011 और नए आंकड़ों के साथ मिक्स करके सवाल पूछे। तो ये सवाल यूपी ट्रिपल में पूछा गया था कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात कितना है, तो 902 है। कितना, 902। लेकिन यही 2001 में कितना था, तो 2001 में 916 था। ठीक, इस तरह सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा और पंजाब में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं है तथा नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति निवास नहीं करती। ठीक, यानी हरियाणा तो है,
हरियाणा और पंजाब में कौन कौन से नहीं है? तो अनुसूचित जनजाति नहीं है, और नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। ठीक है, इस तरह के फैक्ट भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है नगरीकरण मानदंड एवं प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। नगरीकरण के, किसी स्थान को नगरीय क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने के लिए क्या करते हैं? तो जनसंख्या में कम से कम 5,000 जनसंख्या हो, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75%, और गैर कृषि गतिविधियों में जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए, यदि किसी क्षेत्र को नगर के रूप में हमें वर्गीकृत करना हो। क्या क्या होना चाहिए? जनसंख्या कम से कम 5,000 होनी चाहिए, पुरुष जो है कार्यशील के रूप में हो, और कम से कम जनसंख्या का 75% गैर कृषि गतिविधियां यानी जहां कृषि नहीं की जाती हो, ऐसी गतिविधियां हो रही हो, जैसे व्यापार है, ठीक है, कोई उद्योग वगैरह है, और साथ साथ जनसंख्या घनत्व का कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 31.16% नगरों में निवास करता है। ये आपसे सवाल पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत नगरों में निवास करता है? तो लगभग 31.16%। नीति आयोग की रिपोर्ट रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। ठीक है, ये 2021 में जारी की गई थी, जिसके अनुसार वर्ष 2018 में भारत का नगरीकरण कितना था? तो 34.03% था। इस बात को याद रखिएगा, कितना? 34.03%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ थी? तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या आपकी महाराष्ट्र में थी। ये फैक्ट के रूप में आपसे पूछ सकता है, तो इस बात को याद रखना है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या आपको कहाँ देखने को मिली? तो वो आपके महाराष्ट्र में देखने को मिली। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का क्रम क्या रहा है? तो क्रम जरूर पूछता है एग्जाम में, क्रम को याद रखना है। ठीक है, तो नगरीकृत जो राज्य हैं उनका क्रम क्या रहा है? गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये हमारे क्रम है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अभी हम जो भी देख रहे हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार देख रहे हैं। तो जनगणना वाले सवाल जरूर पूछता है एग्जाम में, उसका पैटर्न रहा है हमेशा। ठीक है, आयोग पूछ लेता है ऐसे सवाल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात कहाँ था? तो हिमाचल प्रदेश हमारा ऐसा राज्य है जहां पे ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात देखने को मिला, ग्रामीण जनसंख्या का। ठीक है, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या एवं राज्य आय, ये देख लेते हैं, इसके प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं। विश्व बैंक द्वारा अप्रैल 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष देशों का क्रम कौन कौन सा रहा है? तो भारत इसमें शीर्ष रहा है, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया और पाकिस्तान इसमें हमको शीर्ष में देखने को मिले। ठीक है, अप्रैल 2026 में ये जो है आंकड़े जारी किए गए थे विश्व बैंक द्वारा, किस चीज के? सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष देशों का क्रम। अब चूंकि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या हो गई है, तो दूसरे नंबर पे चीन और फिर यूएसए। आपसे सवाल किस तरह पूछेगा? आपसे पूछेगा चीन, यूएसए, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बारे में। इसका क्रम आगे पीछे कर देगा और आपसे सवाल पूछ लेगा। सर्वाधिक जो होता है मोस्टली ही सवाल पूछता है, लेकिन उसके बाद के जो आंकड़े होते हैं उनसे आयोग आपको जो है डाउट में लाने के लिए ऐसे सवाल जरूर पूछता है, तो हमको सारे याद रखने हैं। ठीक, पृथ्वी की कुल मानव आबादी का लगभग कितना प्रतिशत? 90% उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है, यानी मानव जो है लगभग 90% हमारा उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है। ठीक, आगे विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में न्यूनतम 2024 में न्यूनतम प्रजनन दर किसकी रही है? दक्षिण कोरिया की, और सर्वाधिक किसकी रही है? सोमालिया की। ठीक है, ये 2024 के आंकड़े हैं, इस बात को ध्यान रखना है कि न्यूनतम जो है हमारा दक्षिण कोरिया जिसका, और ये आंकड़े कौन जारी किया? विश्व बैंक जारी किया है। उसके अनुसार प्रजनन दर जो है सोमालिया की सर्वाधिक रही है, यानी सोमालिया जो देश है उसमें जो जन्म दर है वो प्रजनन दर वो सर्वाधिक, और जो
दक्षिण कोरिया है वो न्यूनतम रही है। दक्षिण एशिया में जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम, ये आपसे सवाल जरूर पूछता है अवरोही क्रम में। मैंने आपको बार बार बताया कि अवरोही क्रम में कभी कभी आगे पीछे करके सवाल पूछ लेता है जिससे आपको डाउट हो और आपका ऑप्शन गलत हो जाए। तो इसको याद रखना है, जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम कौन कौन से हैं? मालदीव, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान और भूटान है। इसका अवरोही क्रम याद कर लीजिएगा। दक्षिण एशिया में, कहाँ? दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में जो हमारा जनसंख्या घनत्व है उसका अवरोही क्रम पहले मालदीव आएगा, फिर बांग्लादेश, फिर भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान और अंत में भूटान आएगा। ठीक। धर्म के अनुसार अगर पूछा जाए तो विश्व जनसंख्या का अवरोही क्रम क्या होगा? तो धर्म के अनुसार सबसे पहले ईसाई आएंगे। ठीक है, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये सवाल पूछा गया था, तो इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है कि हो सकता है दोबारा सवाल पूछ ले। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन है? तो सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। ये आपसे सवाल पूछा गया था कि दक्षिण अमेरिका में यानी साउथ अमेरिका में आपका सबसे सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो वो है आपका उरुग्वे। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार चालू कीमतों पर वर्ष 2024-25 में, यानी जब इकोनॉमिक सर्वे आप देखेंगे 2025-26 का, उसके अनुसार चालू कीमतों पर वर्ष 2024-25 में बिहार जो है, बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय रही है वो सबसे कम थी, कितनी? 69,321 रुपए। और जबकि कृषि क्रांतियां देख लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, और उत्पादन क्षेत्र देख लेते हैं। ठीक है, कृषि क्रांतियां और उत्पादन क्षेत्र, इससे एक सवाल आता है, हर साल आता है, हर एग्जाम में आता है, तो ये देखने की आपको बहुत जरूरत है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन। फटाफट मेरे साथ जो है दोहराइए। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। ठीक है। रजत और रेशा क्रांति कपास उत्पादन से। गुलाबी क्रांति में कभी कभी कंफ्यूज करता है, प्याज और झींगा दोनों ऑप्शन में दे देता है, तो इस वजह से कभी कभी प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो अगर प्याज और झींगा दोनों हो तो दोनों लगाइएगा, गुलाबी क्रांति। ठीक है। नीली क्रांति को जानते ही हैं, मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति यानी अंडा या मुर्गी पालन से हमारा जो रजत क्रांति है उससे संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस से संबंधित है। और टमाटर, टमाटर तो आपको याद रहेगा लाल क्रांति, लेकिन मांस भी होता है, ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण रेशा जूट उत्पादन से संबंधित है। और कभी कभी एक और क्रांति होती है जो एग्जाम में पूछ लेता है, वो होती है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो ब्लैक रिवॉल्यूशन यानी कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया है जो कि बच्चे सही नहीं कर पाए। हरित क्रांति वगैरह तो सबको याद रहता है किससे संबंधित है, लेकिन कुछ ऐसी क्रांतियां हैं जो याद नहीं रहती, तो आप उनको जरूर नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोट्स में और उसको बार बार दोहराइए जिससे कोई भी सवाल आपका गलत ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है वर्ष मानव विकास आधारभूत तथ्य मानव विकास के क्या हैं, हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, तो वर्ष 2022 के संदर्भ में गोवा राज्य मानव विकास सूचकांक में सर्वाधिक है। ठीक है, और मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सामाजिक असमानता शामिल नहीं है। ये आपके फैक्ट के रूप में पूछेगा एग्जाम में कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या शामिल नहीं है, तो सामाजिक असमानता शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, सॉरी, फैक्ट के रूप में आपसे पूछ लेगा कि मानव निर्धनता सूचकांक कब जो है इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, तो 1997 में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, मानव निर्धनता सूचकांक। मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन राज्यों में कब सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश ने किया था। ठीक है, किस राज्य ने? मध्य प्रदेश ने। ये फैक्ट के रूप में है, आपको याद रखने की जरूरत है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? ये आपसे सवाल तो कई बार पूछा गया है, आप याद भी किए होंगे
कि इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक। अगर आपको याद नहीं है तो इसको जरूर याद करके जाइएगा, एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछता है फैक्ट के रूप में। ठीक है। यूएनडीपी ने सर्वप्रथम वर्ष 1990 में मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, कभी कभी सवाल आपसे पूछ लेगा कि मानव विकास रिपोर्ट किसने प्रकाशित की थी सर्वप्रथम? तो यूएनडीपी। याद रखने की आपको जरूरत है, यूएनडीपी ने कब की थी? 1990 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है एसडीआई के घटक एवं प्रमुख अद्यतन, मतलब करंट के साथ देखेंगे एसडीआई के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। अच्छा, इतना फास्ट क्यों चल रहे हैं हम लोग? क्योंकि समय कम है, आपको रिवीजन बार बार करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है। ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, इन वीडियोस को जब आप बार बार देख लेंगे तो विजुअल से हमको ज़्यादा याद होते हैं। ठीक है, और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा जो चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं और एग्जाम में भूल जाते हैं। ठीक है, तो एसडीआई को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और जीवन स्तर सूचक से बनाया जाता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है हमारा मानव विकास सूचकांक, उसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और जीवन स्तर सूचक से इसको बनाया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखने की जरूरत है। वर्ष 2010 से शिक्षा सूचकांक की गणना स्कूलावधि, यानी इसमें स्कूल की अवधि और औसत वर्ष तथा स्कूल अवधि के अनुसार अनुमानित औसत वर्ष के आधार पर की जाने लगी। ठीक है, एसडीआई की गणना किसके आधार पे? तो स्कूल की अवधि, औसत वर्ष, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष से की जाने लगी। इस बात को हो सकता है एग्जाम में अब पूछ ले आपसे। ठीक है, वर्ष 2010 से असमानता समायोजित एसडीआई भी मानव विकास रिपोर्ट के तहत प्रस्तुत किया जाने लगा। ठीक है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब सकल घरेलू प्रसन्नता क्या है? तो सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा भूटान के चौथे राजा जिग्मे शिंगे वांगचुक ने वर्ष 1972 में विकसित की थी। किसने की थी? भूटान के चौथे राजा ने की थी। आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, वर्ष पूछा जा सकता है, नाम पूछा जा सकता है। तो सकल घरेलू प्रसन्नता के लिए याद रखना है कि चौथे राजा थे कहाँ के? भूटान के। तो अगर एग्जाम में सिर्फ देश का नाम दे देगा, पूछ लेगा किस देश ने किया था? भूटान ने। ठीक है, कौन से राजा थे? राजा का नाम पूछ लिया, जिग्मे शिंगे वांगचुक। ठीक है, इस समय चर्चा में भी हैं, 1972 में विकसित की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है उसको देख लेते हैं। हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी संरचना कैसी है? ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान है, यानी जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसका अंशदान सबसे ज्यादा है। अभी जब हम वीडियो की शुरुआत किए थे तो हमने आपको बताया था कि सेवा क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उन चीजों को आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अगला है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। ये हमेशा आपको याद रखने का जरूरत है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो जो हमारा तृतीय क्षेत्र है उसमें जीडीपी का अंश जो है वो बढ़ता जाएगा। हमारी भारत की जो जीडीपी है वो लगातार ग्रोथ करती रहेगी। ठीक है, अगर जो है अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो। अब दीर्घकाल के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी घटती जा रही है। अब क्यों हिस्से घटती जा रही है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, लोग कृषि करना नहीं चाहते हैं, खेती करना नहीं चाहते हैं। आजकल के जो नवयुवक हैं, कृषि कभी कभी घाटे का सौदा भी हो जाती है। मौसम की मार जो है, इस समय मौसम इस की दशाएं ऐसी हो जाती हैं कि कभी कभी गर्मी ज़्यादा, बारिश ज़्यादा, या जो है सूखा या ठंड ज़्यादा। तो हर क्षेत्र में जो है हर जो हमारे देश के अलग अलग राज्य हैं उन राज्यों की जो मौसम की दशाएं हैं वो अलग अलग हैं। इस वजह से कृषि की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है, आपको देखने को मिल रही है। अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी जो है हमारी कम होती दिख रही है। ठीक है, भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है, ये तो सब कोई जानता है। आप जानते हैं कि भारत किस तरह का देश है, तो ये विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है।
बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी में आयात निर्यात बंद होता है। जैसे एलपीजी रिफॉर्म के बारे में आप जानते ही होंगे। एलपीजी रिफॉर्म जब 1991 में आया तो तब तक हमारी अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती थी, लेकिन जब एलपीजी रिफॉर्म हुए तो उसके बाद से हमारी इकोनॉमी जो है बंद अर्थव्यवस्था नहीं रही। ठीक है, आगे है गरीबी क्या होती है, उसकी अवधारणाएं और गरीबी का मापन कैसे किया जाता है, इसको समझते हैं। गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति परिवार अपनी न्यूनतम अथवा मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आश्रय, स्वच्छ जल, सफाई, नियमित रोजगार या न्यूनतम जीवन निर्वाह जो होता है उसको पूरा नहीं कर पाता है तो वो गरीब कहलाता है। यानी जिस व्यक्ति को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं ना मिलती हों, न्यूनतम मिलती हों या मूलभूत आवश्यकताएं जो उनकी रोज की जरूरतें हैं, भोजन है, कपड़ा है, पानी है या रहने के लिए जगह है, साफ सुथरा पानी, ठीक है, या रोजगार न मिल पाता हो, जीवन निर्वाह उसका बहुत न्यूनतम हो, तो ऐसे जो है स्थिति गरीबी होती है। ठीक है, गरीबी को मापने के लिए आय या उपभोग स्तर पर आधारित सामान्य विधि गरीबी रेखा कहलाती है। ठीक है, ये गरीबी रेखा कहलाती है क्या? हमारी उपभोग स्तर पर आधारित सामान्य विधि गरीबी को मापने की एक जो विधि होती है गरीबी रेखा कहलाती है। गरीबी रेखा में क्या होता है? व्यक्ति के पास भोजन और साफ सुथरे पानी, कपड़े, आश्रय की जो है व्यवस्था नहीं होती। भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी के अनुमानों का आधार किस तरह होता है? तो परिवार के उपभोग व्यय से माना गया है, यानी परिवार कितना खर्च करता है इस आधार पे जो है गरीबी एवं बेरोजगारी को माना जाता है। ठीक है, उसका अनुमान लगाया जाता है। गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्टें देख लेते हैं। पावर एंड इक्विटी ब्रीफ्स किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। कौन सी? गरीबी और समानता संबंधी जो रिपोर्टें होती हैं वो विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती हैं। दिसंबर 2005 में योजना आयोग द्वारा गरीबी का आकलन जो है की पद्धति की समीक्षा के लिए गठित की गई थी एक कमेटी, जिसको अध्यक्षता प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर ने किया था। कब? दिसंबर 2005 में। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरीबी रेखा, समितियां और मानदंड। ठीक है, गरीबी रेखा होती क्या है और समितियां, इसके मानदंड कौन कौन से हैं? तो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी? तो रैगनर नर्क से, ये लिखा हुआ है नर्क से। ठीक है, रैगनर नर्क से जो है एक हमारे वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने रैगनर नक्शे ने गरीब निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा दी। उनके अनुसार एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। कितनी बढ़िया अवधारणा है कि एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। तत्कालिक योजना आयोग के विशेषज्ञ समूह ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन 2400 किलो कैलोरी 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन गरीबी रेखा निर्धारण का आधार माना। यानी इससे कम अगर जो है कोई व्यक्ति कंज्यूम करता है भोजन के रूप में और इसको उतनी कैलोरी नहीं मिल पाती है जितना जो है प्रति व्यक्ति के लिए जो है निर्धारित की गई है, यानी 2400 कैलोरी प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 2100 कैलोरी प्रतिदिन शहरी क्षेत्रों के लिए, तो जो है वो उसके लिए मतलब बेहतर नहीं है। गरीबी, भारत में गरीबी अनुमान और पद्धति निर्धारण से संबंधित प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं? तो अलग समिति 1977 में बनी। ये आपसे जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपसे सही मिलान के रूप में पूछा जाएगा, याद कर लेना है समितियों को। अलग समिति 1977 में बनी, प्रोफेसर अलग थे। लगड़वाला समिति हमारी 1989 में बनी, प्रोफेसर लगड़वाला की अध्यक्षता में। तेंदुलकर समिति बनी 2005 में और सी रंगराजन समिति बनी 2012 में। ये सारी समितियां किससे संबंधित है? तो ये सारी समितियां संबंधित है गरीबी अनुमान और पद्धति निर्धारण
से संबंधित है। ये कभी कभी इस तरह पूछ लेता है कि ये समितियां किससे संबंधित है, आपसे पूछ लिया, कैसे बताएंगे, तो याद रखने की जरूरत है। सी रंगराजन रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा 972 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय अर्थात लगभग 32 रुपए प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में 1407 रुपए मासिक अर्थात 47 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति थी। ठीक है, तो ये जो है सी रंगराजन की रिपोर्ट रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा में 972 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति और यानी 32 रुपए प्रतिदिन उपभोग होता है और 1407 रुपए मासिक शहरी क्षेत्र में यानी प्रतिदिन 47 रुपए। अगर कोई इससे कम उपभोग करता है तो वो बेहद गरीब व्यक्ति है। ठीक है, जुलाई 2013 में जारी योजना आयोग के तेंदुलकर पद्धति आधारित आकलन के अनुसार वर्ष 2011 से 12 में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या उत्तर प्रदेश में तथा सर्वाधिक निर्धन अनुपात छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यानी तेंदुलकर समिति द्वारा जब 2011-13 में योजना आयोग के अनुसार जुलाई 2013 में योजना आयोग को जो है तेंदुलकर पद्धति पर आधारित आकलन जो है वर्ष 2011 में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या का आकलन जब किया गया तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या देखने को मिली और सर्वाधिक निर्धन जो है अनुपात रहा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इस बात को आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देख लेते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी की तीव्रता को मापने के लिए जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक को उपयुक्त माना जाता है। सबसे अधिक जो है उपयुक्त यही माना जाता है कि भारत विकासशील देश है, जैसे जानते ही हैं, इसमें गरीबी की तीव्रता को मापने के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई अधिक उपयुक्त माना जाता है। एमपीआई में क्या क्या है, तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर है। इसके आयामों के अंतर्गत पोषण, शिशु मृत्यु दर, स्कूलिंग वर्ष, विद्यालय उपस्थिति, विद्यालय में कितने दिन उपस्थित रहा, विद्युत, स्वच्छता, पेयजल, आवास, रसोई ईंधन और परिसंपत्ति जैसे सूचक शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे अभी पीछे हमने देखा एक जो है फैक्ट देखा, उसी के अनुसार अब एमपीआई में कौन कौन से शामिल किए जाते हैं। सोच, शिक्षा और जीवन स्तर आयामों के अंतर्गत उसने बता दिया है कि कौन कौन से आयाम हो सकते हैं जीवन स्तर में। तो स्वास्थ्य शिक्षा तो है ही है, स्वास्थ्य में पोषण हो गया, शिशु मृत्यु दर हो गया, शिक्षा में स्कूलिंग वर्ष हो गया, विद्यालय उपस्थिति हो गया। जीवन स्तर में क्या हो सकता है, विद्युत, स्वच्छता, पेयजल, आवास, रसोई ईंधन और परिसंपत्ति जैसे सूचक शामिल होते हैं। इन सबको आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, यानी स्वास्थ्य में पोषण और शिशु मृत्यु दर कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, इसीलिए जो है आपको इसको ध्यान से देख लेने की जरूरत है। शिक्षा में स्कूलिंग वर्ष और विद्यालय उपस्थिति, जीवन स्तर में विद्युत, स्वच्छता, पेयजल, आवास, रसोई ईंधन और परिसंपत्ति। ठीक है, ये हमारे डायमेंशंस हैं, इनको जरूर याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्थिक नियोजन। टॉपिक छोटे छोटे हैं और इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक से सवाल आते हैं, और जब ऐसे सवाल आ जाते हैं जो हम नहीं पढ़े होते हैं तो उनको विजुअल के रूप में जब आप देख लेते हैं ऐसे विजुअल के रूप में, तो याद करने की जो हमारी प्रवृत्ति होती है वो और बेहतर हो जाती है। ठीक है, आर्थिक नियोजन के अंतर्गत देश में कृषि विकास, रोजगार के अवसर प्रदान करना और मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता बढ़ाना आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यानी आर्थिक नियोजन के बारे में जब आप समझेंगे तो इसके अंतर्गत कृषि विकास, रोजगार के अवसर प्रदान करना, मानवीय भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता बढ़ाना, इस तरह की चीजें होती हैं। अब आगे है योजना के कुछ सामान्य तो कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनको एक निर्धारित कालखंड में प्राप्त करना होता है। जब ऐसी योजनाएं लागू की जाती हैं तो उनके कुछ उद्देश्य होते हैं जिनको एक निर्धारित कालखंड में प्राप्त करना निश्चित होता है। जैसे हम मान लीजिए कोई योजनाएं बनाते हैं कि हमको साल भर में ये सारी चीजें चाहिए, तो पंचवर्षीय योजनाएं, जैसे पंचवर्षीय योजनाओं में 5 साल के लिए बनाई गई, लेकिन उसका निर्धारण जब किया गया कि हमको 5 वर्ष में क्या क्या चीजें हमको
हासिल करना है। भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि के लिए बनाई जाती थी, जिसे पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता था। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया। 1950 में गठित की गई योजना आयोग अब इतिहास के पन्नों में चला गया है। क्यों? क्योंकि योजना आयोग के स्थान पे एक नई संस्था की घोषणा की गई 2015 में, जिसका नाम रखा गया 2014 में, सॉरी 2014 में नीति आयोग उसका नाम रखा गया। ठीक है, और वह नई संस्था 2015 से अस्तित्व में आ गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2015 से अस्तित्व में आई 1 जनवरी, लेकिन उसकी जो घोषणा की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2014 को की गई। ठीक, आपको याद रखना है। आगे है योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा क्या रही है, इसको देख लेने की जरूरत है। योजना आयोग की स्थापना जैसे बताया 15 मार्च 1950 को कैबिनेट संकल्प द्वारा की गई थी। ये आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है किसके द्वारा की गई थी, तो कैबिनेट संकल्प द्वारा की गई थी। संविधान की 7वीं अनुसूची जो है उसकी समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख है। आपके जो है उसमें सिलेबस में जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास दिया हुआ है, इसीलिए जो है इन चीज़ों को पढ़ने की आपको याद रखने की जरूरत है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 में किसका उल्लेख किया गया है, तो आर्थिक सामाजिक नियोजन का उल्लेख किया गया है। नीचे से ऊपर नियोजन ऐसा लक्ष्य माना गया है जिसमें अभी पूर्ण रूप से प्राप्त करना शेष है, यानी जो है जो सबसे गरीब हैं और ऊपर सबसे अमीर हैं, ऐसा जो है लक्ष्य बनाया अगर जाए तो उस लक्ष्य को पूर्ण करना अभी शेष है। इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री साथ आयोग के पास एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी था, जिसका ओहदा एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता था। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी उनके बारे में। योजना आयोग एक संविधानेतर परामर्शदात्री निकाय था। ये याद रखने की जरूरत है कि योजना आयोग क्या है, तो योजना आयोग क्या था, संविधानोत्तर परामर्शदात्री निकाय था। इसके प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। क्या होते थे? पदेन अध्यक्ष होते थे। अमर्त्य सेन ने यह विचार व्यक्त किया था कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। ये अमर्त्य सेन का विचार था, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। किसका विचार था? अमर्त्य सेन का। क्या विचार था कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। ठीक है, वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन की अवधारणा का आधार पंचवर्षीय योजनाएं थी। यानी 1951 से 2017 तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन का आधार था वो हमारा पंचवर्षीय योजनाएं थी। इसे तत्कालिक योजना आयोग यानी वर्ष 1950 से लेकर 2014, जैसा अभी मैं बताया कि 2015 से नीति आयोग लागू है, द्वारा विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित किया गया। ठीक है, मोंटिंग सिंह अहलूवालिया एक व्यक्ति रहे हैं आयोग के। ठीक है, ये अंतिम उपाध्यक्ष थे। कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया क्या रहे हैं, तो अंतिम उपाध्यक्ष। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल मार्च 2017 में पूरा हो गया था। कब पूरा हो गया था? तो 2017 में। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मार्च 2017 में कौन सा पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल पूरा हुआ, तो 2017 में। या पूछ लेगा 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब खत्म हुआ, तो मार्च 2017 में। 2014 में निर्वाचित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में योजना आयोग के विघटन की घोषणा की गई और इसे नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। कभी कभी आपसे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि नीति में जो है नीति का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रथम से चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाएं। पहली पंचवर्षीय योजना मोटा मोटा चीज देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक लागू रही। यह हैराट डोमर मॉडल पर आधारित थी।
एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसकी प्राथमिकता क्या रही है, कृषि का विकास। इसका विकास दर क्या रहा है, लक्ष्य 2.1%, और प्राप्ति इसकी कितनी हुई, 3.6%। यानी लक्ष्य सिर्फ 2.1% था, जबकि प्राप्ति हुई 3.6%। ठीक सॉरी। इसमें कार्य कौन कौन से हुए, भाखड़ा नंगल डैम बना, हीराकुंड डैम बना, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, ये सब जो है आपको याद रखने की जरूरत है। वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत एवं वर्ष 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। किस मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। प्राथमिकता इसका क्या रहा है, औद्योगिक विकास। पहले का क्या प्राथमिकता रहा है, कृषि का विकास, लेकिन द्वितीय का औद्योगिक विकास रहा है। यानी कि कृषि का विकास, जब हमने पहला लक्ष्य रखा, लक्ष्य 2.1% था, तो लक्ष्य की प्राप्ति ज्यादा हो गई 3.6%, तो बेहतर हुआ। तो उसी में फिर अगला पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास का लक्ष्य रखा गया 4.5% और प्राप्ति हुई 4.3%। लगभग लगभग हम औद्योगिक विकास के नियरेस्ट पहुंच गए कि हमने जितना लक्ष्य रखा था 4.5 का, तो प्राप्ति हमको 4.3% हुई। इसमें कार्य क्या क्या हुए, तो राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र बनाए गए। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब 1961 से 31 मार्च 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसकी प्राथमिकता क्या रही, इसकी प्राथमिकता आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों पर बल था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और इसका विकास दर का लक्ष्य रखा गया 5.6%, लेकिन प्राप्ति सिर्फ 2.8% ही हुई थी। इसमें कार्य क्या हुआ, हरित क्रांति 1966-67 में शुरुआत हुई हरित क्रांति की। ठीक है, तो अगर हरित क्रांति के बारे में पूछ ले सवाल कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो तृतीय हमको टिक करके आ जाने हैं। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना का कब से हुई, तो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। इसमें इसकी प्राथमिकता क्या रही, स्थिरता के साथ जो है प्राथमिक क्षेत्रों पर बल, और इसका विकास दर का लक्ष्य रहा है 5.7%। ठीक है, अब 1966 से 1969 तक 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद, जो चतुर्थ के बाद जो है वार्षिक पंचवर्षीय योजना चलाई गई 1966 से 1969 तक। ठीक है, अब इसमें इस योजना को योजना अवकाश की संज्ञा दी गई। वर्ष 1969 में लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई। ये सवाल आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लीड बैंक योजना की शुरुआत कब की गई, तो 1969 में की गई। किस कमेटी की अध्यक्षता में, तो नरीमन कमेटी की अध्यक्षता में। ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, वर्ष 1966 से 67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। इसकी पृष्ठभूमि 1962 भारत चीन युद्ध, और वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध, और वर्ष 1966 में सूखा रही। यानी क्यों जो है हरित क्रांति की शुरुआत की गई, क्योंकि 2 युद्ध हमारे सामने देखने को मिले, साथ ही साथ जो है इसके अलावा वर्ष 1966 में सूखा देखने को मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना जो है, उसके प्रमुख तत्व क्या क्या रहे हैं। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो उसको जरूर देख लेने की जरूरत है। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया सबसे पहले, और इसरो की स्थापना की गई। अब एग्जाम में पूछेगा कि चौथी इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई। वर्ष 1973 से 74 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यानी जो है सूखे से निपटने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र की स्थापना 1973 से 74 में की गई। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना में होती है, जिसका विस्तार किया गया 1974 में। भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया, ये आप जानते हैं होंगे। ठीक है, 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया। इस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। यानी जब हमारी हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो इसमें जो है
कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक देखने को मिली। इस योजना में डी.आर. गार्डगिल फार्मूला लागू किया गया था। ये एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाता है कि इस पंचवर्षीय योजना में कौन सा फार्मूला लागू किया गया था, तो आपको याद रखने की जरूरत है डी.आर. गार्डगिल फार्मूला। आगे बढ़ते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी अवधि कब से रही है, प्राथमिकता और इसके कार्यक्रम कौन कौन से रहे हैं। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 के लिए थी, लेकिन समय से 1 वर्ष पूर्व 1978 में ही समाप्त कर दी गई। ये फैक्ट के रूप में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त कर दी गई थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको याद रखने की जरूरत है। इसकी प्राथमिकता कौन कौन सी रही है। गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ के साथ साथ आत्मनिर्भरता पर इसमें बल दिया गया। ठीक है, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ नारा के साथ साथ आत्मनिर्भर। ठीक है, योजना का अंतिम मसौदा किसने तैयार किया, तो डीपी धर द्वारा तैयार किया गया। ये एग्जाम में आपसे फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है, तो याद रखने की जरूरत है। डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था योजना का अंतिम मसौदा, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना जो हमारी रही है। अक्टूबर 1975 में आरआरबी की स्थापना की गई। किसकी, आरआरबी की स्थापना 1975 में की गई। किस पंचवर्षीय योजना के तहत, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका विकास दर लक्ष्य क्या रहा है, लक्ष्य 4.4%, लेकिन प्राप्ति हुई 4.8%, यानी हमारे लक्ष्य से ज्यादा हमको प्राप्ति हुई। ठीक, तो जब इस तरह की चीजें होती हैं तो एग्जाम में बार बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। यानी किस तरह का सवाल पूछा जाता है, 1 वर्ष से पूर्व, यानी कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना रही है जो 5 वर्ष पूरे होने के पहले ही जो है ये समाप्त कर दी गई। ठीक, वर्ष 1977 से 78 में खाद्य के बदले काम यानी द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया 1977-78 में। ये आपको याद रखने की जरूरत है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, वर्ष 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। किस कार्यक्रम की, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की। जितने भी आपको ये सारी चीजें फैक्ट के रूप में बताई जा रही हैं, इनको आप जो है अपनी नोट्स जो भी बनाते हैं, डायरी जो भी बनाते हैं कहीं भी, या स्टिकी नोट्स उसमें लिख लिख के चिपका लीजिए। आपके लिए हर एग्जाम में काम आने वाले हैं ये छोटे छोटे फैक्ट। कभी कभी सही मिलान में पूछ लेते हैं या फैक्ट के रूप में जब पूछ लेते हैं तो वही सवाल गलत हो जाता है और आप चयन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपके अच्छे अंक आए हैं और आप जो है मेंस के लिए चयनित हुए हैं। तो आप चयन को अंतिम रूप देने के लिए वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देख लीजिए, जिससे एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। प्रीवियस ईयर जरूर लगाइए, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें गरीबी हटाओ अभियान चलाया गया। कब 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, तो 1975 में। ठीक, इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना था जिसमें सबसे पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब एक सवाल बार बार पूछता है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में शुरू हुआ और अक्टूबर 1980 में इसका पुनर्गठन कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP बनाया गया। ठीक है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है अनवरत योजना और छठी पंचवर्षीय योजना। अनवरत योजना कब से, जिसे गुन्नार मिल द्वारा सुझाया गया। कब, अवधि क्या रही है, 1978 से 80 रही है। वर्ष 1979 में ट्राइसेम, कई बार सवाल आता है ट्राइसेम की स्थापना कब की गई, तो 1980 में ट्राइसेम की स्थापना की गई। छठी पंचवर्षीय योजना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है। तो इसकी प्राथमिकता कौन कौन सी रही है, गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक, विकास दर का इसका लक्ष्य कितना रहा है, 5.3% और प्राप्ति हुई 5.7%, यानी लक्ष्य से ज्यादा प्राप्ति हुई है। ठीक है, अब इसमें कार्य कौन कौन से हुए हैं, इसमें गरीबी निवारण जो है, ग्रामीण बेरोजगार से संबंधित कई सारी योजनाएं चालू की गई। ट्राइसेम, IRDP, NREP
वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना की जाती है और वर्ष 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों को याद रखना है। जैसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं, इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक लागू रही। प्राथमिकता इसके कौन कौन से रहे हैं। प्राथमिकता इसके भोजन, काम और उत्पादकता के अलावा रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर इसमें बल दिया गया है। इसका विकास लक्ष्य दर कितना रहा है, तो 5% रहा है। और कितनी प्राप्ति हुई है, 6% हुई है। इन सब फैक्ट को जरूर याद रखना है कि विकास दर लक्ष्य कितना रहा है और जो है उसकी प्राप्ति कितनी। इसमें कार्य कौन कौन से हुए हैं। गरीबी की माफ हेतु लकड़वाला समिति का गठन किया गया। ठीक है, वर्ष 1989 में। कभी कभी लकड़वाला समिति का गठन कब किया गया ये पूछ लेता है, तो वर्ष 1989 में। और इसने कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो इसने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की 1993 में। ये फैक्ट जरूर नोट डाउन कर लीजिए। कभी कभी जो है गठन का वर्ष पूछता है और कभी कभी रिपोर्ट की प्रस्तुत कब की वो पूछ लेता है। फिर आगे है 1986 में डाक विभाग में स्पीड पोस्ट की व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, यानी आपसे पूछ लेगा कि डाक विभाग में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत होती है आपकी 1986 से। अप्रैल 1988 में सेबी का गठन किया जाता है और गैर सांविधिक निकाय के रूप में इसका गठन होता है। और सांविधिक निकाय के रूप में वर्ष 1992 में ये स्थापित की जाती है। सेबी की स्थापना आपसे पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। वर्ष 1986 में कपार्ट की स्थापना की जाती है। वर्ष 1990 से 91 और 91 से 92 में वार्षिक योजनाएं चलाई गई, यानी छठी पंचवर्षीय योजना 7वीं के बाद जो है कुछ वार्षिक योजनाएं चलाई गई हैं। इस बात को जरूर याद रखने की जरूरत है। इन दी गई पंचवर्षीय योजनाओं में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक 6.7% रही है। ये यूपी ट्रिपल एससी में आपसे कई बार पूछा गया है, इनको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, स्पीड पोस्ट के बारे में हमने जाना, सेबी और कबार्ड के बारे में। ठीक, अगला है 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में। तो 1991 के आर्थिक सुधार जो हमारे हुए, जिसके बारे में हमने शुरुआत में चर्चा की कि एलपीजी रिफॉर्म के बारे में मैंने बताया था, जैसे क्लोज्ड इकोनॉमी थी हमारी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से, 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। ठीक है, इसे याद रखिएगा। किस मॉडल पर आधारित है, तो जॉन डब्ल्यू और मूलर मॉडल पर यह आधारित थी। ठीक है, इसकी प्राथमिकताएं कौन कौन सी रही हैं, तो इसकी प्राथमिकताएं रही हैं मानव संसाधन और आधारभूत ढांचे पर इसमें बल दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, मानव संसाधन का विकास। कभी कभी आपसे सवाल पूछ लेगा, मानव संसाधन का विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना आपको सही करके आना है। ठीक है, इसका विकास दर का लक्ष्य कितना रहा है, 5.6%, लेकिन प्राप्ति जो हुई हमारी 6.8%, यानी लक्ष्य से ज्यादा प्राप्ति हुई। कार्य इसमें कौन कौन से हुए, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की इसमें शुरुआत की गई। ये फैक्ट के रूप में याद कर लीजिएगा, कभी एग्जाम में पूछा जाए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कौन से पंचवर्षीय योजना में की गई, तो 8वीं आप सही करके आइएगा। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म के बारे में हमने जो बात की थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन सिस्टम, 1991 मैंने बताया था। ठीक है, अप्रैल 1990 में सिडबी की स्थापना होती है। ठीक, ये जरूर याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर कुछ फैक्ट हैं। वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों में आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार के संकट और भारतीय रुपए के मूल्य ह्रास जैसी समस्याओं की ओर ध्यान खींचा गया, जब 1991 में क्लोज्ड इकोनॉमी से हमारी ओपन इकोनॉमी बनी। ठीक, आर्थिक सुधारों के दौरान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। कई बार पूछा गया है सवाल कि 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म आया तो मनमोहन सिंह क्या थे, तो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे हैं। ठीक है, नई आर्थिक नीति 1991 को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो एलपीजी, जैसे मैंने बताया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। आर्थिक सुधारों के बाद परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं।
नौवीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकताएं और विकास दर क्या कह रही हैं? नौवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक रही हैं। प्राथमिकताएं इसकी क्या कह रही हैं? सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ इसकी समृद्धि देखने को मिली। ठीक है, याद रखिएगा। उदारीकरण सहित वित्तीय एवं आर्थिक सुधारों का इसमें विस्तार किया गया, यानी उदारीकरण सहित वित्तीय एवं आर्थिक सुधारों का विस्तार किया गया। इसका लक्ष्य क्या रहा है? 6.5%, और प्राप्ति कितनी रही है? 5.4%। कभी कभी 5.7% भी हमको फैक्ट के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी हमारा जितना लक्ष्य रहा उतनी प्राप्ति नहीं हो पाई। ठीक है, अब नौवीं पंचवर्षीय योजना का एक फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछा गया था कि बीपीएल के लिए, जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आते हैं, बीपीएल परिवार आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर कितना रहा है? तो 20,000 रुपए से कम निर्धारित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कब से रही है? 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। याद रखिएगा, इसमें विकास के 11 संकेतकों यानी 11 इंडिकेटर्स हेतु निगरानी योग्य लक्ष्य का निर्धारण किया गया। कितने इंडिकेटर्स? 11। कभी कभी एग्जाम में इंडिकेटर्स पूछ लेता है। कितने इंडिकेटर्स? 11। याद रखिएगा। इसकी प्राथमिकता गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करना था। पूछ लेगा कि गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करना कौन सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना इसका लक्ष्य रहा है। इसका विकास दर का लक्ष्य रखा गया 8%, लेकिन प्राप्ति हुई सिर्फ 7.6%। इसमें कार्यक्रम कौन से हुए? नरेगा योजना लागू की गई वर्ष 2009 में। इसको संशोधित करके नाम इसका मनरेगा कर दिया गया। ठीक, एक नया फैक्ट है कि हाल ही में मनरेगा की जगह 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी योजना, जो बहुत चर्चा में रही है, उस योजना अधिनियम 2025 को पूरे देश में लागू हो गया। यानी कब से? 1 जुलाई 2026 से, जिसमें 100 दिनों से बढ़ा के रोजगार जो गारंटी थी उसको बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में दिन पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है कि कितने दिन कर दी गई है? 125 दिन। कब से लागू हुई? तो 1 जुलाई 2026 से ही। इसको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अब थोड़ा फैक्ट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि मनरेगा भारत का अधिकार आधारित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है, जिसका आधार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है, यानी मनरेगा 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, मनरेगा के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का अकुशल मजदूर ही रोजगार दिया जाता है, यानी उपलब्ध कराया जाता है मनरेगा के तहत। लेकिन अब मनरेगा का नाम क्या हो गया है? VBG रामजी। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। 11वीं कब लागू की गई? 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। इसकी प्राथमिकता क्षेत्र रही है तीव्रता एवं आर्थिक समावेशी समृद्धि की ओर। ठीक है, इसका विकास दर का लक्ष्य रहा है 9.9%। ठीक है, और प्राप्ति हुई 8%, यानी 1% कम, 7.9% लगभग 1% कम प्राप्ति हुई। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से? 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। अभी पीछे हमने देखा। ठीक है, प्राथमिकताएं इसकी क्या रही हैं? तीव्रता, धारणीय तथा अधिक समावेशी समृद्धि। वृद्धि का लक्ष्य क्या रहा है? 8%। कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि दर और विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर देखने को मिली। 50 मिलियन रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ इसमें। हेड काउंट रेशियो, ठीक है, यानी लोगों के जो हेड होते हैं, सिर होते हैं, उनका काउंट रेशियो जो है जब देखा गया तो 10% की कमी आई। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जिसे योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लागू किया गया। ठीक है, अभी पीछे हमने देखा। अगला है नीति आयोग। अभी नीति आयोग के बारे में हम जान चुके हैं पीछे, थोड़ा और देख लेते हैं एक बार, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। इसका उद्देश्य रहा है राज्यों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और कार्य नीतियों के एक साझा विजन का विकास, यानी सहकारी संघवाद। ये कई बार सवाल आपसे
पूछा गया है कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना किसका लक्ष्य रहा है? नीति आयोग का। ठीक है, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं का निर्माण करने के लिए तंत्रों का विकास करना और इनको उत्तरोत्तर के रूप में सरकार के उच्चतर स्तर पर समेकित एकीकृत करना इसका लक्ष्य रहा है। यह सुनिश्चित करना कि जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग के निर्दिष्ट किए गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की भूमिका और इसका गठन क्या रहा है? तो नीति आयोग थिंक टैंक की तरह कार्य करता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। यह शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं को सलाह देना इसका कार्य है और ये उनके बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वृत्तिकों और अन्य भागीदारों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवोन्मेष और उद्यमशील सहायक प्रणाली तैयार करना इसका लक्ष्य है। विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतर क्षेत्रक और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए ये मंच प्रदान करता है। ये सारी चीजें हैं, इनको जो है एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, इनको जरूर देख लीजिएगा। नीति आयोग के गठन के बारे में, इसके प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा गवर्निंग काउंसिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है नीति आयोग के बारे में, स्थापना वगैरह, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी के बारे में देख लेते हैं फटाफट। इसके लक्ष्य 1 से लेकर 4 तक पहले देखते हैं। पहला लक्ष्य रहा है गरीबी का अंत, दूसरा भूख का अंत, तीसरा स्वस्थ जीवन कल्याण और चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है, 17 लक्ष्य हैं, हम 17 लक्ष्यों को बारी बारी से करके देखेंगे। ठीक है, हर संदर्भ में एसडीजी को हासिल करने के लिए पूरे समाज में रचनात्मकता, जानकारी कौशल, प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। एसडीजी से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पहला, दूसरा, तीसरा या 17 में से कोई भी कि पहला लक्ष्य क्या रहा है, पांचवा क्या है, छठा क्या है, उसके बारे में पूछा जा सकता है, जो कि आपको ये याद रखने की जरूरत है कि गरीबी का अंत पहला लक्ष्य है, दूसरा है भूखमरी का अंत, तीसरा है स्वस्थ जीवन और जन कल्याण, और बाकी ये सारी चीजें देख लीजिए। पहला लक्ष्य हर जगह हर रूप में गरीबी का अंत करना, दूसरा लक्ष्य रहा है भूख का अंत करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा लक्ष्य है। इस तरह की चीजें आती हैं एग्जाम में। तीसरा लक्ष्य रहा है सभी आयु के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना, यानी स्वस्थ जीवन और कल्याण। ठीक है, चौथा लक्ष्य रहा है समावेशी और समान गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। ये हमारा चौथा लक्ष्य रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक, संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत वर्ष 2015 में, वर्ष लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ष, ठीक, तक सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित था। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है यूपीएससी के एग्जाम में कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के तहत वर्ष 2015 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या निर्धारित, कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में चौथा लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है, जिसके तहत वर्ष 2030 तक सभी के बालक बालिकाओं के लिए जो है निःशुल्क, समान और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का इसका लक्ष्य है। ठीक है, और बाकी लक्ष्यों को बारी बारी से करके देख लेते हैं फटाफट। पांचवा लक्ष्य हमारा क्या रहा है? लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। छठा लक्ष्य क्या रहा है? सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा सतत प्रबंधन करना। सातवां लक्ष्य हमारा रहा है सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, आठवां लक्ष्य हमारा रहा है निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा सम्मानजनक कार्य, ठीक, को बढ़ावा देना। नौवां लक्ष्य क्या रहा है हमारा? लचीली अवसंरचना का निर्माण करना, जिसमें समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना तथा नवाचार को प्रोत्साहित करना शामिल किया गया है। 10वां लक्ष्य हमारा है देश के भीतर और देश के बीच और अन्य देशों के बीच असमानता को कम करना, यानी जितने भी देश हैं और अपने देश के भीतर भी असमानताएं जो भी हैं उनको कम करने का हमारा लक्ष्य 10वां था।
11वां लक्ष्य हमारा क्या है? शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित और लचीला और सतत बनाना। ठीक है, जो हमारे शहर हैं उनके शहरों को सतत शहर और मानव बस्तियों को जो है रहने लायक बेहतर करना। ठीक है, 12वां लक्ष्य सतत उपभोग और उत्पादन के पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13वां लक्ष्य हमारा जो है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई करना। ठीक है, यानी जलवायु कार्रवाई हमारा 13वां लक्ष्य है। 12वां है सतत उपभोग और उत्पादन। 14वां है जल के नीचे जीवन, यानी धरती के साथ साथ हमारे जल के अंदर जो जीव रहते हैं उनके लिए भी एक बेहतर लक्ष्य सुनिश्चित करना। ठीक है, महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना और उनका सतत उपभोग करना। ऐसा नहीं है कि जैसे आप मछलियां निकालते हैं समुद्र से, नदियों से, तो आप उनका उपभोग ऐसे करने लगें कि जीवन ही समाप्त हो जाए। ठीक, अब बाकी लक्ष्य देख लेते हैं 15 से 17 तक। 15वां हमारा जो लक्ष्य है स्थलीय परितंत्रों की रक्षा करना और उनका पुनर्स्थापन करना। ठीक है, उसके अलावा सतत उपभोग को बढ़ावा देना, वनों का सतत प्रबंधन, मरुस्थलीकरण से मुकाबला करना और भूमि क्षरण को रोकना और उलटना तथा जैव विविधता की हानि को रोकना। ठीक है, जिसकी वजह से ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य 16 क्या है? सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, साथ साथ सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभावी जवाबदेही और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना इसका लक्ष्य है। 17 नंबर का लक्ष्य जो आखिरी हमारा लक्ष्य है, कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना इसका अगला लक्ष्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सतत विकास लक्ष्यों में जो इंडेक्स 2023-24 के प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने के लिए देश के प्रमुख उपकरण का चौथा संस्करण है, जिसे 12 जुलाई 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी की गई थी। इसके अनुसार भारत का समग्र स्कोर 2018 में 57 से बढ़कर 2020-21 में 66 और 2023-24 में 71 हो गया। राज्यों के लिए ये स्कोर क्या रहा है 2023-24 में? तो 57 से 79 तक है, जो वर्ष 2018 में 42 से लेके 69 तक सीमा में काफी सुधार को दर्शाता है। ठीक है, इन फैक्ट को जरूर याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, 8वां लक्ष्य सम्मानजनक उचित कार्य और आर्थिक विकास, 13वां जलवायु के अनुकूल कार्रवाई। ठीक है, और 15वां लक्ष्य भूमि पर जीवन, उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। ठीक है, इसको जो है एग्जाम में आपके पूछा गया है। ठीक, लक्ष्य 13वां क्या है? लक्ष्य 13 के स्कोर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई, जो वर्ष 2020-21 में 54 से बढ़कर 2023-24 में 67 हो गया। इसके बाद लक्ष्य 1 का स्कोर 60 से बढ़कर 72 हो गया। ठीक है, ये एग्जाम में आपके पूछा गया है, ये फैक्ट के रूप में जरूर देख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना जो रही है उसकी प्राथमिकताएं और विकास दर। नवीं पंचवर्षीय योजना तो हम देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूएनसीईडी एवं एजेंडा 21, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। एजेंडा 21 कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। तो यूएनसीईडी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है इसका पूरा फुल फॉर्म। कभी कभी एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। या 3 जून से 14 जून 1992 तक रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ था। ठीक है, एजेंडा 21 21वीं सदी में वैश्विक सतत विकास और विश्व पर्यावरण संरक्षण है तो एक गैर बाध्यकारी स्वैच्छिक कार्य योजना है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखने की जरूरत है। यह कार्य योजना 1992 में रियो के पृथ्वी सम्मेलन में अस्तित्व में आई। यानी 1992 का जो रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें एजेंडा 21 लागू किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्रिक या ब्रिक्स, एनबीडी एवं भारत सहायता क्लब। ब्रिक जो है BRIC समूह जो है 2006 में कौन कौन हुआ? ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ प्रारंभ हुआ। BRIC, बी का मतलब ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। ठीक है, उसके बाद 2011 आता है। 2011 में दक्षिण अफ्रीका के साथ शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। यस का मतलब यहाँ साउथ अफ्रीका हो गया।
ठीक है, आपसे फैक्ट में पूछा जा सकता है 2011 किस वर्ष शामिल हुआ, 2000 सॉरी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष शामिल हुआ, तो 2011 में। जुलाई 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा सम्मेलन में, कहाँ, ब्राजील में फोर्टालेजा सम्मेलन होता है, इसमें ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनबीडी की स्थापना की घोषणा की। विश्व बैंक ने भारत को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1958 में भारत सहायता क्लब यानी एड इंडिया कंसोर्टियम ग्रुप की स्थापना की। इस बात को याद रखनिया, इसे बाद में याद रखिएगा, और इसे बाद में इंडियन डेवलपमेंट फोरम कहा गया। क्या कहा गया, इंडियन डेवलपमेंट फोरम कहा गया। तो ये न्यू डेवलपमेंट की स्थापना, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है WTO, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, और गैट। WTO और गैट से कई बार सवाल पूछता है आपसे एग्जाम में। तो WTO और गैट 2011 में WTO का चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन दोहा कतर में आयोजित हुआ था। ठीक है, 2001 में, सॉरी नवंबर 2001 में WTO का चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन दोहा कतर में आयोजित हुआ था। WTO प्रावधानों के अनुसार विकसित देशों को कृषि सब्सिडी में 6 वर्षों में 20% की कमी करना अनिवार्य था। इसका लक्ष्य रखा गया था कि 6 वर्षों में जो कृषि सब्सिडी दी जाती है उसमें कम से कम 20% की कमी करना है, इसको अनिवार्य किया गया। विकासशील देशों को 10 वर्षों में लगभग 13% की कमी करना अनिवार्य किया गया था। ठीक है, गैट का पूरा नाम कभी कभी पूछ लेता है फुल फॉर्म के रूप में गैट, तो गैट है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका मूल समझौता 1947 में हुआ था और 1948 से ये लागू हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व बैंक, वैश्विक संस्थाएं और क्षेत्रीय संगठन। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं अजय बंगा, ये 2 जून 2023 को विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 की रिपोर्ट में भारत को 38वीं रैंक मिली थी। और विश्व बैंक समूह का अंतरराष्ट्रीय विकास संघ IDA विश्व बैंक समूह की सॉफ्ट लोन विंडो है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यूनिसेफ, IMF और WHO वैश्विक संस्थाएं हैं जिसमें, जबकि सार्क जो है दक्षिण एशिया के 8 देशों का क्षेत्रीय संगठन है। ये आपसे UPSSC में एग्जाम में पूछा था कि कुछ इस तरह पूछा रहा होगा कि जो है ये सारी संस्थाएं दी गई होंगी, और पूछा रहा होगा कि इसमें से कौन सी वैश्विक संस्थाएं हैं या कौन सी नहीं हैं। तो सार्क जो है दक्षिण एशिया के 8 देशों का क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, अगला है आसियान जो है, आसियान की स्थापना कब होती है, 1967 में बैंकॉक में हुई, और इसका मुख्यालय जकार्ता में है। यह भी आपसे सवाल पूछा गया है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक का सचिवालय कहाँ है, स्थित है सिंगापुर में। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीजें। औद्योगिक नीति और मेक इन इंडिया, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। 6 अप्रैल 1948 को स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की जाती है, 6 अप्रैल 1948। ठीक है, 30 अप्रैल 1956 को भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। ये आपसे पूछा जा सकता है, 1956 आता है। 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार रखा गया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की, यानी शुभारंभ किया 25 सितंबर 2014 को। ये मेक इन इंडिया के कार्यक्रम के बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि कब शुरुआत हुई। मेक इन इंडिया पहल के तहत प्रारंभ में 25 क्षेत्रों की पहचान की गई। ये फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। मेक इन इंडिया 2.0 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं, थोड़ा देख लेते हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है। ठीक है, फैक्ट के बारे में, फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। कपास का विराट नगर भी इसे कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है कपास का विराट नगर। ठीक है, कुछ वस्तुएं हैं जिनका निर्माण स्थल कहाँ है वो देख लेते हैं। पर्ल फिशिंग यानी जो मोतियां बनाई जाती हैं एक मूंगे से, जो है एक ये होता है इस तरह कुछ मोतियों की खेती जिसे कहते हैं पर्ल फिशिंग, वो तूतीकोरिन निर्माण स्थल है। ऑटोमोबाइल्स कहाँ
पुणे में, पोत निर्माण कहाँ, मोरमुगांव में, और इंजीनियरिंग सामान कहाँ, पिंजौर में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। इस्पात उद्योग और भारी उद्योग। ठीक है, इस्पात उद्योग और भारी उद्योग, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयंत्र को तत्कालीन सोवियत संघ यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? तो सोवियत संघ, जो कि वर्तमान रूस कह सकते हैं। इसी योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा। इसी योजना में दुर्गापुर इस्पात कारखाना, यानी जो कि पश्चिम बंगाल में है, के ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। और इसी में राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। कई बार यह सवाल पूछा जा सकता है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, सोवियत संघ के सहयोग से, दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। ठीक है, ये फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो दुर्ग जिले में स्थित है। HAL यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL वायुयानों के उपकरणों का उत्पादन करती है और आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत लौह इस्पात को माना जाता है। यानी लौह इस्पात ऐसी चीज है जो कि आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत उत्पाद है। ठीक है, इस चीज को याद रखने की जरूरत है, जिसमें इमारतों, पुलों, मशीनों, रेलवे वाहनों आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अगला है संस्थान संचार और औद्योगिक बोर्ड। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय हीरा संस्थान IDI सूरत में स्थापित है। ठीक है, भारतीय हीरा संस्थान यानी इंडियन डायमंड्स इंस्टीट्यूट कहाँ है? सूरत में। भारतीय संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में, यानी BSNL की स्थापना आपसे पूछा जा सकता है कब हुई, तो 2000 में हुई थी। ठीक है, नेपा लिमिटेड की स्थापना नेपानगर में, जहां अखबारी कागज का उत्पादन भी किया जाता है, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है नेपानगर। ठीक है, नेपा लिमिटेड। देवास में करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देवास है जो कि करेंसी नोटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। BIFR की विस्तारित रूप बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है। इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने वर्ष 1987 में की थी। ठीक है, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास ITDC का कार्य है। यानी पर्यटन और होटल का जो उद्योग का विकास करना है वो काम ITDC का है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है उर्वरक एवं अन्य औद्योगिक केंद्रों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वस्तुएं, उर्वरक उत्पादन कहाँ है? आंवला एक जगह है बरेली में, वहाँ होता है। उर्वरक उत्पादन रबर का उत्पादन मोतीनगर गाजियाबाद में। पॉली फाइबर का उत्पादन बाराबंकी में। आयुध कारखाना यानी जो हमारे वो बनते हैं, क्या बोलते हैं, आयुध जो हमारे होते हैं युद्ध से संबंधित चीजें, वो कानपुर में बनती हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के सारी चीजें हैं, बरेली, गाजियाबाद, बाराबंकी, कानपुर, ये याद रखने की जरूरत है। एक फैक्ट है, हजारी उर्वरक कारखाना किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। हजारीबाग कारखाना जो उर्वरक है वो जो है प्राकृतिक नेचुरल गैस से पर आधारित है। नेचुरल गैस द्वारा जो है वहाँ फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। और क्रिबको यानी हजारी उर्वरक, यही फर्टिलाइजर जो है जो यहाँ बनते हैं वो नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस के द्वारा बनाए जाते हैं। सूरत के निकट हजारी में स्थित क्रिबको, क्या है? क्रिबको, याद रखिएगा। क्रिबको हजारी उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पे आधारित है, जैसा हमने देखा। ठीक है, अगला है निर्यात या SEZ और औद्योगिक प्रबंधन। भारत एशिया का पहला ऐसा देश है जिसने कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित किया। ये फैक्ट है, इसको जरूर याद करके जाइएगा कि वर्ष 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला में, यानी गुजरात में, भारत का पहला एशिया प्रसंस्करण निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र भारत ने स्थापित किया है। ये एशिया में है। एशिया में
मतलब पहला है भारत। विशेष आर्थिक जोन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उद्देश्य क्या होता है? अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन करना, इसका उद्देश्य होता है SEZ का। SEZ का उद्देश्य नवीन तकनीकों का प्रयोग है। SEZ का और क्या उद्देश्य होता है? अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करना और देशी विदेशी निवेश को आकर्षित करना। गोल्डन हैंड शेक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये किससे संबंधित है? गोल्डन हैंड शेक। तो गोल्डन हैंड शेक किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना से, VRS। अगर आप जो है जॉब में हैं तो अपने से अगर सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उसमें से उसको कहते हैं गोल्डन हैंड शेक। आगे बढ़ते हैं। लघु समगहन कुटीर उद्योग और गांधी विचार, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ से भी सवाल कभी कभी पूछ लेता है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है। यानी छोटे स्तर का उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग, यानी हाथ से कुछ कलाकारी करके बुनाई की जाती है। श्रम गहन उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें श्रम मूल्य का महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक होता है। श्रम गहन उद्योगों का अर्थ क्या होता है? जिसमें श्रम मूल्य का महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक होता है। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ कौन सा था? वो कुटीर उद्योग था। कौन सा उद्योग? कुटीर उद्योग। ठीक है। महात्मा गांधी की तीव्र औद्योगिकरण के विरोधी थे महात्मा गांधी, तथा विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था और कुटीर उद्योगों के समर्थक ही थे। यानी छोटे छोटे उद्योग जो है, जो कृषक मजदूर वर्ग वगैरह हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो MSME सेक्टर जिसे कहा जाता है, उसके वो समर्थक थे। गांधी जी के आर्थिक विचारों में गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, जिसमें किसी की भी हिंसा ना की जाए, ठीक है, शासन प्रशासन का विकेंद्रीकरण, लघु और कुटीर उद्योग तथा गांवों का सर्वोदय शामिल है। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है। हथकरघा के क्षेत्र में विकास के संबंध में मीरा सेठ समिति का गठन किया गया। ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, ये जरूर याद करके जाइएगा कि हथकरघा क्षेत्र के विकास का संबंध किससे है, किस समिति से है? तो मीरा सेठ समिति का गठन किया गया हथकरघा जो है के विकास के लिए। ठीक है। वस्त्र उद्योग और महत्व और प्रमुख केंद्रों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ साथ सबसे बड़ा एवं संगठित एवं व्यापक उद्योग भी है। कपड़ा उद्योग देश में रोजगार प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जूट के सामान का केंद्र पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ तथा रेशम वस्त्र उत्पादन का केंद्र कर्नाटक राज्य का बंगलुरु है। ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा कि जूट के सामान का जो केंद्र है वो पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ है और रेशम वस्त्र उत्पादन का केंद्र कर्नाटक राज्य का बेंगलुरु है। ऊनी वस्त्रों के मिलों का लगभग 40%, कितना? 40% पंजाब में है और साथ साथ अधिकांश वस्त्र मिलें कहाँ हैं? अमृतसर में है, गुरदासपुर में है और लुधियाना में है। उत्तर प्रदेश में स्थित जो है, जो कालीन उत्पादन होता है, वो भदोही जिला प्रसिद्ध है। इसके लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है उत्तर प्रदेश का भदोही जिला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश की अन्य इकाइयों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अन्य इकाइयाँ कौन सी हैं? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण हथकरघा उद्योग है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, मतलब जो नए करंट के आंकड़े हैं, उसमें वैश्विक स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत भारत दूसरे स्थान पे है चीन के बाद। ठीक है। चीन यानी प्रथम स्थान पे है सीमेंट उत्पादन में और गलत हो रहा है, चीन पहले स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे है। ठीक है। सीमेंट उत्पादन में कोयले का सर्वाधिक उपयोग किसमें किया जाता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयले का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है ऊर्जा उत्पादन के लिए। ठीक। सीमेंट के लिए जो है, सीमेंट उत्पादन में सबसे पहले कौन सा है? चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। सहकारी इकाइयों की दशा में सूती वस्त्र क्षेत्र का विकास ऊंची दर प्राप्त हुई। ठीक है। सूती वस्त्र में ऊंची दर प्राप्त हुई, वृद्धि दर। ठीक। अब थोड़े फैक्ट हैं स्थान के बारे में और उत्पादन के बारे में। कटनी, ठीक है, ये लिखा है कटनी। कटनी में सीमेंट उत्पादन होता है
सूरत में सूती वस्त्र, चुर्क में सीमेंट उद्योग और लुधियाना में हौजरी का कार्य आपको देखने को सबसे अधिक प्रसिद्धि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को याद रखना है। तो ये आज के हमारी जो क्लास रही है वो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लासेस समझ में आई होंगी। आपको मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इन क्लासेस को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। इसके साथ-साथ मॉक टेस्ट ज़रूर लगा के जाइएगा एग्ज़ाम में, अगर आपको अंतिम रूप से सफल होना है। क्योंकि देखिए पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन चयनित अंक में वही होता है जो बार-बार अभ्यास करके एग्ज़ाम में अपीयर होता है। ठीक है? तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।